अपने महापुरुषों और अपने गौरव पर गर्व की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस करने लग जाए तो समझ लो कि अब उसके दिन बहुत कम बचे। और ये बात अचानक स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं की। भारत के सनातन धर्म से जुड़े हुए किसी भी परिवार के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, कहीं भी आप जाएंगे, उस परिवार ने कभी रामायण पढ़ी हो न पढ़ी हो, लेकिन पारिवारिक परंपरा में कथा और कहानी के रूप में मां अपने बच्चे को कोई कथा सुनाती है तो राम और कृष्ण की कथा सुनाती है। वह दृश्य बचपन से ही एक बच्चे के मन में अपना प्रभाव छोड़ती है। प्रारंभिक इन संस्कारों के बाद जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उसके सामने क्या आदर्श होने चाहिए। महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, रानी लक्ष्मीबाई का, रानी दुर्गावती का, और उस क्षेत्र के अलग अलग कालखंडों में जिन महापुरुषों ने या जिन संतों ने इस पूरे समाज को नेतृत्व दिया, उसको एक नई प्रेरणा के रूप में, एक आदर्श के रूप में कोई भी अभिभावक या कोई भी संस्था उस रूप में प्रस्तुत करती है। और यही कारण था कि जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, ये भारत अंग्रेजों की देन नहीं है। आज से हजारों वर्ष पहले भी जब भारत के बारे में, जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, एक राजनीतिक भारत होगा, लेकिन इससे भी बृहत्तर भारत जो एक सांस्कृतिक भारत के रूप में दुनिया के अंदर था, जिसे हमारी स्मृतियों ने, जिसे हमारे शास्त्रों ने एक मान्यता दी। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक देवताओं के द्वारा रक्षित जो भूमि है वो भारत है। यह आज भी हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। अभी आपने कुछ दिन पूर्व नेपाल की संसद में हुए एक हंगामे का तो देखा होगा, और वहां के प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा कि भाई जिस चित्र पर आप हाय तौबा मचा रहे हैं, वास्तव में ये सांस्कृतिक भारत का चित्र है, आप उसको राजनीतिक रूप से मत समझिए। यही अंतर है कि राजनीतिक कीड़ा जो है बहुत खतरनाक होता है, और संस्कृति को समझने में बहुत बार गलती कर लेता है। और जब संस्कृति को हम भूल जाते हैं, विस्मृत कर जाते हैं, तो हर एक कार्य को राजनीतिक नजरिए से देखने लगते हैं। लेकिन भारत प्राचीन काल से ही भारत के रूप में रहा, अनेक झंझावतों से जूझता रहा है। भारत अगर विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए, झंझावतों का सामना करते हुए, हमलों का सामना करते हुए भी भारत बना हुआ है, इसके पीछे वह संस्कार है जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारे महापुरुष कौन होंगे, किन लोगों ने हमें नेतृत्व दिया था, किन लोगों ने अपने उच्च आदर्शों से हम सबके सामने
एक मर्यादा का, एक आदर्श हम सबके सामने प्रस्तुत किया। और आज भी भारत के घर घर में उन सब की चर्चा होती है। उन लोगों ने भले ही वहां पर उस क्षेत्र में नहीं गए होंगे, लेकिन कोई भी मां बड़े गौरव के साथ उन आदर्शों को अपने बच्चे के साथ जोड़ करके उसके भावी जीवन को आगे बढ़ाना चाहती है। और यही सब कुछ हम सबको देखने को मिला है। ये भारत तब भारत बन पाया है, ये भारत तब भारत की इस यात्रा को, बृहद यात्रा को लेकर के आगे बढ़ पाया है। अलग अलग कालखंड में सत्ताएं आई होंगी, गई होंगी, लेकिन भारत की मूल आत्मा कभी भी अपने सत्व से विचलित नहीं हुई, उसको लेकर के चली है। और इसका नेतृत्व आज तो आप सबके सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है। लेकिन जिस कालखंड में इस प्रकार के सांस्कृतिक संगठन नहीं रहे होंगे, धार्मिक सत्ताएं इसका मार्गदर्शन करती थी, उसका नेतृत्व देती रहती थी। आप याद करिए, जब केरल में जन्मे हुए एक सन्यासी ने देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर दी। आदि शंकराचार्य 4 पीठों की स्थापना 4 कोनों में कर लेते हैं, पूरे भारत का भ्रमण कर लेते हैं, मात्र 32 वर्ष की उम्र में समाधि ले लेते हैं। उस समय भारत के अंदर एक सत्ता तो नहीं थी, राजनीतिक इकाइयां अलग अलग थी, राजे रजवाड़े थे, लेकिन धार्मिक सत्ता अपना कार्य कर रही थी। और कहीं भी उसके लिए राजनीतिक सीमाएं बाधक नहीं थी। आचार्य रामानुज हुए, संत रामानंद हुए, एक लंबी परंपरा चली। और कौन सा ऐसा कालखंड है जिस कालखंड में भारत ने उन क्षेत्रों में नेतृत्व न दिया हो? हर कालखंड में हुआ है। हमने उसको बुलाने का प्रयास किया, हमने उसको विस्मृत करने का प्रयास किया। दुनिया का पहला सृजन चिकित्सा क्षेत्र में भारत ने दिया है, सुश्रुत के रूप में। विमानकी शास्त्र की चर्चा जब होती है तो राइट ब्रदर्स की बात तो सब करते हैं, लेकिन महर्षि भारद्वाज की कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि हमने ला दिया। एटम बम की चर्चा तो सब करते हैं, उसको बनाने वाले आधुनिक वैज्ञानिक का नाम भी सब लोग याद करते हैं, लेकिन परमाणुवाद के बारे में उस थ्योरी को देने वाले महर्षि कणाद की कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि कभी हमने बताया नहीं, कभी हमने लोगों को ये बताने का प्रयास नहीं किया। किसी भी अन्य उस क्षेत्र में कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसमें भारत ने दुनिया के सामने, दुनिया को एक नई दृष्टि न दी हो? और कौन थे? भारत ने किया था, हर एक क्षेत्र में उस नेतृत्व को आगे बढ़ाया था। लेकिन उत्थान और पतन ये व्यक्ति के साथ ही नहीं, व्यवस्था के साथ भी जुड़ती है, समाज के साथ भी जुड़ती है, और राष्ट्र के साथ भी जुड़ती है। ये सभी के साथ एक जैसी स्थितियां होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में धैर्य खोए बगैर आगे बढ़ने की एक प्रवृत्ति जिनमें होती है, वे अपना रास्ता मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हैं
और उन महापुरुषों में ही का ही जब हम स्मरण करते हैं तो उसी में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी बड़ी श्रद्धा के साथ पूरा भारत आज भी लेता है। मुझे प्रसन्नता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज से लगभग 350 वर्ष पहले जिस हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की, उन स्मृतियों को फिर से हम सब के लिए स्मरणीय बनाने के लिए दिव्य सेवा प्रेम मिशन के द्वारा, यहां पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा जानता राजा के एक प्रत्यक्ष प्रदर्शन का एक नाट्य श्रृंखला का आयोजन यहां पर 26 से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया है। आप याद करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में यहां पर आदरणीय भैया जी ने बहुत कुछ कहा। प्रेरणा क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने भारत की नौसेना का चिन्ह वही बनाया है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का था। अब याद करिए, आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे, उन्होंने औरंगजेब को वहां पे चैलेंज किया और यहां पे पिछली सरकार आगरा में औरंगजेब के नाम पर उनकी स्मृतियों को सजोने के लिए एक मुगल म्यूजियम बना रही थी। हमने कभी मुगल का यहां से क्या संबंध है, इसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे बनाया। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी से है, हमारा संबंध मुगल आक्रांताओं से नहीं हो सकता। किसी आक्रांता से हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता। और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने वहां पर उस रूप में भव्य म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को सजोए हुए हम लोग वहां आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर भारत को 2047 में दुनिया की एक महाताकत के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण की बात की। पंचप्रण में गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना भी है, विरासत का सम्मान करना भी है, लेकिन इसके साथ ही नागरिक कर्तव्यों का भी है। एक नागरिक के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है, किस रूप में मुझे अपने दायित्व का निर्वहन करना है, इस पे भी हमें स्वयं भी मंथन करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं, यह हम सबको याद करना होगा। और फिर उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का आयोजन हो, दूसरी घटना है उत्तर प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की स्थापना हो रही है। 6 नोड स्थापित हो रहे हैं भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए। 6 स्थानों पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं, अलीगढ़ में, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट। याद करिए, ज्यादातर वे क्षेत्र हैं जहां पे भारत की स्वाधीनता के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने और महाराष्ट्र से आई हुई मराठा सेनाओं ने आकर के भारत की स्वाधीनता के लिए विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई की। इन क्षेत्रों को आज भारत की रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही बिठूर में क्या टोपी नहीं आए होंगे, तो धरती का आकर्षण उन्हें खींच के लेके आया। हर धरती के पास अपना एक मैग्नेटिक पावर होती है, एक चुंबकीय पावर होती है, शक्ति होती है, जो व्यक्ति को या साधक को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप सब कितने लोग अचानक ऐसे ही
दिव्य प्रेम सेवा मिशन के साथ नहीं जुड़े होंगे। एक मैग्नेटिक पावर आपको वहां खींची, आप उसके साथ जुड़े, उसके कार्यक्रम के साथ जुड़े, उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके एक आत्मिक संतुष्टि की अनुभूति करते हैं। ऐसे ही धरती के साथ भी होता है। इन क्षेत्रों में फिर से भारत की रक्षा को, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए कार्य किया जा सके, यह भी कार्य चल रहा है। और मैंने जो कहा कि धरती का अपना आकर्षण होता है, वो आकर्षण आपको देखने को मिलता होगा। मंच पे अभी हम लोगों को कुछ चित्र भेंट किए गए। योगी सुंदरनाथ जी का एक चित्र था। बद्रीनाथ धाम के वे सिद्ध हैं, नाथ संप्रदाय के योगी हैं। अभी भी ये मान्यता है कि वहां पे साधकों को दर्शन देते हैं। बद्रीनाथ में शंकराचार्य की मूर्ति के ठीक पीछे जो बड़ा चित्र रखा हुआ है, वह योगी सुंदरनाथ जी, बहुत सिद्ध योगी है। 1907-8 में एक बार वह अपने भौतिक देह से गोरखपुर में आए। कुछ दिनों तक गोरखपुर में रहे थे और फिर उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। ये वहां पर बद्रीनाथ धाम में आज भी उनकी अपनी मान्यता है। आपको यहां पर सरदेव भैया जी को भी एक चित्र महोतारी बाबा का दिया गया है, भी हिमालय के ही सिद्ध है, बहुत सिद्ध है। और मैंने आशीष जी से कहा, हो सकता है दृष्टि न पड़ी हो, लेकिन पड़ जाएगी। लेकिन एक दिव्य क्षेत्र है, बहुत दिव्य क्षेत्र है। उसका अनुभव करना, और याद रखना, छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे भी दो दिव्य दृष्टि थी, माता जीजाबाई की भी थी और समर्थ गुरु रामदास की भी। योग्य गुरु मिला तो मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। विदेशी हुकूमत की चोले हिलाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने कर दिया। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब भी दिया था उन्होंने उससे। ये वास्तव में दुश्मन के प्रति, वह दुश्मन व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। समाज का जो दुश्मन है, देश का जो दुश्मन है, तो हमारा मित्र कैसे? अगर देश के दुश्मन को कोई व्यक्ति अपना मित्र मानता है तो उससे बड़ी भूल तो कुछ हो ही नहीं सकती है। कोई समाज का दुश्मन है और उसको कोई व्यक्ति अपना मित्र मानता है, इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है? क्योंकि हमारा अस्तित्व तो अपने समाज से है, अपने राष्ट्र से है। जो मेरे समाज का दुश्मन है, मेरे राष्ट्र का दुश्मन है, वो हमारा भी दुश्मन है, वो हमारा मित्र नहीं हो सकता है, हमारा सगा संबंधी नहीं हो सकता है। और उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, यह दृष्टि भी उन्होंने उस समय दी थी। दृढ़ इच्छा शक्ति हो, लड़ने का एक जज्बा हो, उचित रणनीति हो, तो मायने ये नहीं रखती है कि कितनी बड़ी सेना सामने खड़ी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से भी उस समय की सबसे बड़ी ताकत को हिलाने का काम कर दिया। औरंगजेब थक गए और अंत में लड़ते लड़ते वह स्वयं दक्षिण भारत में दम तोड़ गया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का बाल बांका नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश से यह संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज का
दो दृष्टियों से बहुत मायने रखता है। एक, उनके राज्याभिषेक के लिए जो पुरोहित गए थे, गागा भट्ट काशी से गए, तो वाराणसी से छत्रपति शिवाजी महाराज की का संबंध। दूसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य को लेकर के महाकवि भूषण ने जो पद्य रचे अद्भुत है। और उस समय उन्होंने जो बात कही, तावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर कान जिमि कंस पर, त्या मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यानी भूषण ने अपनी पंक्तियों में इस बात को कहा कि जैसे पेड़ों के तनों पर दावानल, हिरणों के झुंड पर चीता, हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की एक किरण और कंस पर कृष्ण भारी हैं, उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शिवाजी महाराज शेर के समान हैं। और उत्तर प्रदेश में जांडदा राजा का यह एक अद्भुत अभिनव का कार्यक्रम, उसका मंचन एक अवसर होगा उत्तर प्रदेश वासियों की इस राष्ट्रीय चेतना को झंकृत करने की। मैं धन्यवाद दूंगा आपटे जी को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने इतने वर्षों के बाद भी इसकी जीवंतता को बनाए रखा है। और लगातार देखिए, जो सत्य पर आधारित घटना घटित होती है, जो सत्य है वही सनातन भी है। अन्यथा नाटक एक बार होता है, दो बार होता है, उसके बाद लोग उसको विस्मृत कर देते हैं, भूल देते हैं। फिल्में एक बार बनती हैं, दो बार बनती हैं, लेकिन उसके बाद लोग उसको देखना पसंद नहीं करते। लेकिन जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। आपने देखा होगा कैसे रामायण मंचन होता है, हमारे यहाँ हमेशा होता है, रामलीलाओं का आयोजन होता है। रामायण सीरियल जब दूरदर्शन पर आया तो ऐसे लगता था जैसे सड़कों पर एकदम वीरानी छा जाती थी, लोग टेलीविजन पर चिपक जाते थे, देखते थे, परिवार के साथ देखते थे, क्योंकि एक सत्य दृश्य उनके सामने था। महाभारत जब कमन दूरदर्शन पर आया, पूरा परिवार उन दृश्यों को देखता था, क्योंकि उसके पीछे हमारा इतिहास छुपा हुआ है। उसके पीछे न केवल हमारा इतिहास है, बल्कि उन दृश्यों के साथ हमारा भविष्य भी जुड़ा हुआ है। एक नई दृष्टि भी उन दृश्यों के साथ हम सबको दिखाई देती है, और यहां हम लोग उसके साथ जोड़ करके देखते हैं। ऐसे ही महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, ये सब का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है वह हम सबको एक नई दृष्टि देता है, आगे बढ़ने की, झंझावातों से जूझने की, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य खोए बगैर उन चुनौतियों का सामना करने की, और उन चुनौतियों का सामना करके फिर समाज और राष्ट्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने की। आज इस दिशा में जांडदा राजा का मंचन अक्टूबर माह में 26 से 31 अक्टूबर के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अद्भुत अवसर होगा। दिव्य प्रेम सेवा मिशन इस आयोजन के साथ एक बड़े तबके को जोड़ने का कार्यक्रम बना रही है। वास्तव में ये अद्भुत और बहुत सराहनीय पहल है। समाज को जोड़ना, समाज को अच्छी दिशा में प्रेरित करने का एक प्रयास है। हम सबको इसके साथ जुड़ना होगा। मैं इस प्रयास के लिए आशीष जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और विश्वास करता हूं कि यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर
इसका मंचन बहुत अद्भुत होगा, लाखों लोगों को एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं एक बार फिर से सरदेव भैया जी का उत्तर प्रदेश में आगमन पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।